बहुत सम्मानीय मंच दिया जहां मैं अपनी बात रख सकूं। आज का जो विषय है जो मुझे दिया गया है वो है स्वरोजगार के अवसर। कोरोना काल में स्वरोजगार के अवसर, और वाकई ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। 26 फरवरी 2020 मैं बहरीन में था और मेरा एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम बना हुआ था। लेकिन 26 फरवरी को बहरीन में मेरा एक दिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे आगे और अन्य देशों में भी जाना था, लेकिन उस दिन वहां पे कोरोना का पहला केस आया था और उसकी वजह से मुझे सारे अपने प्लान चेंज करके वापस अपने देश वापस आना पड़ा। 26 फरवरी में और आज में देखिए कितना फर्क हो गया है। मैं एक ऐसा ट्रेनर जो कि 25-50 लोगों के बीच जाके उनको ट्रेनिंग देने का मेरा एक मेन प्रोफेशन है। आज इस पिछले 5-6 महीनों में मैंने लगभग 60-65 ट्रेनिंग के कार्यक्रम किए हैं और सारे के सारे कार्यक्रम मैंने इस विंडो के माध्यम से, इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किए। तो जो पहले मैं काम फिजिकली करता था, आज मैं बाइट साइज लर्निंग मॉड्यूल पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, कोचिंग मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ। इतना फर्क पड़ गया है इन दिनों में। हमारे काम करने का तरीका बदल गया है। वर्क फ्रॉम होम ये एक बहुत मेजर चेंज आया है पूरे एक प्रोफेशनल पेरिफेरनालिया में, और हम सबको इन सारे बदलते हुए कार्य के स्वरूप के साथ बदलना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। अच्छा, देखिए, इन सब कोरोना के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें ये भी हुआ है। बात हम स्वरोजगार के अवसरों की करने वाले हैं, लेकिन एक बात ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक बात जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रोजगार के अवसर भी कम है। हम सब ने अखबार में पढ़ा है पिछले 4-5 महीने में फलानी कंपनी बंद हो गई, इन्होंने 3000 लोगों को निकाल दिया, किसी ने 1 लाख लोगों को निकाल दिया, किसी ने कुछ। अब ये लोग करें तो क्या करें? जीवन यापन तो जरूरी है। जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है, लेकिन सडनली जो लोग रोड पे आ गए, सडनली जिनकी जॉब चली गई, सडनली जो अपने आप को कोरोना की वजह से और इस बदली हुई परिस्थितियों की वजह से कहीं के नहीं पा रहे हैं, वो क्या करें? तो हमें स्वरोजगार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जहां पे आप सम्मान से अपना काम कर सकते हो। तो इस ब्लैक स्वैन इवेंट ने जो पूरी परिस्थितियों को बदला है, कोरोना नाम के इस ब्लैक स्वैन इवेंट ने जो पूरी परिस्थितियों को बदला है, तो उसमें स्वरोजगार के कैसे कैसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, एकदम रियल लाइफ, हमारे रायपुर से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड और हमारी धरती से रिलेटेड। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप लोग मुझसे फेसबुक पे कनेक्टेड है तो शायद 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। मैं फल लेने के लिए बगल के एक सब्जी बाजार गया, तो एक ठेले के ऊपर सेब और पपीते रखे हुए थे। मैं वहां से पपीते खरीद रहा था, मेरी नजर गई, उस ठेले के ऊपर लिखा हुआ था गुपचुप भंडार। तो उस ठेले के मालिक से मैंने पूछा, भाई तुम बेचते हो पपीता और ठेले के ऊपर लिखा हुआ है गुपचुप भंडार? तो उसने कहा, भाई साहब क्या करे, पेशे से तो मैं गुपचुप बेचने वाला हूँ, लेकिन अब वक्त ऐसा हो गया, कोरोना की वजह से कोई गुपचुप खाता नहीं, कोई गुपचुप खाता नहीं, मुझे तो अपना जीवन यापन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना फल बेचना शुरू कर दिया जाए, और उसने गुपचुप भंडार को फल भंडार में परिवर्तित कर दिया। स्वरोजगार का अवसर हर किसी के पास उपलब्ध है, अवसर बहुत है। हमें तुरंत स्फूर्ति के साथ उस अवसर को पहचानना है और अडॉप्ट, आइडेंटिफाई, अडॉप्ट एंड चेंज। आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी as fast as possible, adapt as fast as possible, change and immediately deliver into the new ecosystem. That is the fundamental. एक और उदाहरण देता हूं आपको। गुड़गांव की एक महिला है, मैंने अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा। गुड़गांव की एक महिला है और उन्होंने लड्डू बनाने का स्वरोजगार शुरू किया। उन्होंने लड्डू बनाने का, तो उसकी कहानी बड़ी ब्रीफ में आई थी कि लोगों को मिठाई खाना, उनका एक टेस्ट होती है, मुझे मिठाई खाना बहुत जरूरी है, घर में
किसी का बर्थडे है, कोई एक अच्छा अवसर है, मिठाई खाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कोरोना की वजह से अप्रैल मई जून के फेज की बात बता रहा हूँ, मिठाई की दुकानें भी बंद थी और मिठाई नहीं मिल रही थी। और जब दुकानें खुली भी तो लोग बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों ने दुकानों में मिठाई जाके मिठाई खरीदना भी अपना कम कर दिया। तो उस महिला ने घर के लड्डू बनाना शुरू किया। आप जानते हैं उस महिला की उम्र क्या है? उस महिला की उम्र है 80 वर्ष और 80 ईयर्स, यस। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, भाई खुद का काम करना मेरा एक बहुत ही पुराना एक मेरा ड्रीम था और मुझे अपने ख्वाबों को पंख लगाने का ये एक अवसर मिला। देखिए, उम्र कोई बाधा नहीं होती। 80 वर्ष की महिला, और मैंने उनकी एक तस्वीर देखी थी, खूब बड़ी प्लेट में सैकड़ों लड्डू बना के। और उन्होंने, हालांकि उनके परिवार का पूरा सपोर्ट है उनको, उनकी घर के जितने भी सदस्य हैं वो काफी सारा हेल्प करते हैं, बट उन्होंने उस प्रायोजन की शुरुआत की। तो अगर आपके दिल में चाह है, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपके पास कॉन्सेप्ट है और उस मन में उमंग है, तो स्वरोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध कर सकते हैं। एक ये बात लगभग अप्रैल के शुरुआत के दिनों की है। एक इलेक्ट्रिक ऑटो, शायद रायपुर में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो वाला है, सॉरी एक बैटरी ऑपरेटेड ऑटो वाला है, वो अपने ऑटो में सब्जियां बेचता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के। तो एक बार मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे बात किया, मैंने कहा ये तुमने बड़ा अच्छा उपक्रम किया है, तुमने सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। बोले, भाई सर मैं करता क्या, और लोग रास्तों पे नहीं जा रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है, ऑटो मैंने लोन पे लिया हुआ है, ऑटो की मुझे इंस्टॉलमेंट भी देनी है, तो कुछ न कुछ तो करना था। तो मैंने अपने ऑटो को सब्जी की दुकान में परिवर्तित कर दिया और वो इलेक्ट्रिक ऑटो में उसने थोड़े से फिटमेंट्स लगाए, उसमें सब्जियां रखी और वो कॉलोनीज में जाके वहां पे सब्जियां बेचता। खास बात यह है कि हम सब व्यापारियों ने या जिसने भी बैंक से लोन लिया है, तो वहां पे एक मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी सरकार द्वारा कि कोरोना काल में आप अगर अपनी किस्त नहीं पटा पा रहे हो, तो आपको हम इतने दिन का डेफरमेंट देते हैं, मॉरिटोरियम देते हैं। इस बैटरी ऑपरेटेड ऑटो वाले ने किसी प्रकार के मॉरिटोरियम को नहीं लिया, बकायदा अपनी इंस्टॉलमेंट पटा रहा था और अपनी आजीविका भी बहुत अच्छे से चला रहा था। तो ये जो स्वरोजगार है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत आवश्यक है। आप क्या करते हो, आप किस तरीके से करते हो। अब क्रिएटिविटी, सोच में अगर शक्ति है तो आप स्वरोजगार बहुत अच्छे से कर सकते हो। अपने को सोच में शक्ति रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, कोरोना की वजह से हुआ ये कि लगभग 90% कंपनीज ने, जितनी एटलीस्ट 90 नहीं 100% आईटी कंपनीज ने अपने 90% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम कर दिया। 100% आईटी कंपनीज ने 90% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया। अब बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, बंबई, चेन्नई, ऐसे बड़े, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे आईटी पार्क्स है, आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां से जितने ये सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये दौड़ दौड़ के अपने घर आ गए मार्च महीने में। अब सबके सब घर आ गए। घर आने से हुआ क्या कि ये तो शॉर्ट नोटिस पे घर आए थे। उस समय ऐसे लगा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। कोई अपने कमरे को बंद करके आया था, कोई 1 सप्ताह 2 सप्ताह की तैयारी से आया था, लेकिन बाद में पता चला ये लॉकडाउन लंबा हो गया, वर्क फ्रॉम होम। अब तो अगले साल जून जुलाई और दिसंबर तक के भी वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर हो चुके हैं। तो दिल्ली में कुछ कंपनीज ने पार्क सेफ नाम से अपना एक नया स्वरोजगार शुरू किया, पार्क सेफ। अब मैं आपको बताऊं ये क्या है। पार्क सेफ उन लोगों ने शुरू किया जिनके घर में बहुत सारी गोदाम जैसी जगह है। और उन्होंने क्या सेवाएं दी, उन्होंने ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे बच्चों को या युवाओं को जो अपने घर चले गए आईटी कंपनीज में जो जॉब करते थे, अब वो किसी न किसी जगह उन्होंने एक मकान किराए पे लिया हुआ था। 15-15, 20-20 हजार रुपए की वो रेंट दे रहे थे और उनको उनका सामान उन किराए के घर में था, तो उनको रेंट देना आवश्यक हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप मान लिया आप जाए कि आप दिल्ली में काम करते हो और आप रायपुर आ चुके हो,
और आपको हर महीने, आप चूंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो लेकिन आपको हर महीने रेंट देना है, तो उससे बचने के लिए आपके घर का हमें चाबी आप भेज दीजिए, आप चाबी की व्यवस्था कर दीजिए, या आपके मालिक से, मकान मालिक से हमको मिलवा दीजिए। आपके घर का पूरा सामान हम पैकर्स और मूवर्स की तरह हम अच्छे से पैक कर देंगे, सेव कर देंगे, उसकी फोटो खींच के आपको लाइव वीडियो दिखा देंगे, और आपके सामान को हम अपने गोदाम में सेफली पार्क कर देंगे। उसके बदले में आप हमें सिर्फ 1,000 रुपये महीने का दीजिए। देखिए, वो लड़का जो 10 से 15,000 20,000 रुपए की घर की मकान की किस्त दे रहा था, वो 1,000 2,000 3,000 रुपए दे के उसकी बहुत बड़ी सेविंग होती है। पार्क सेफ नाम का एक क्रिएटिविटी यूज करते हुए लोगों ने जो अपना व्यवसाय शुरू किया, ये भी एक स्वरोजगार का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो जो जो ये स्वरोजगार की बात होती है, स्वरोजगार के अवसर जो है वो बड़े आसानी से ऐसे मिलते नहीं है। वो उसका विज्ञापन कोई नहीं करता कि भैया ये स्वरोजगार का अवसर है, आप आओ और कर लो, ऐसा कोई नहीं करता। आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और आपको थोड़ी सी रिस्क लेके उस अवसर को इनकैश करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं माई अगला कदम .com, मेरा अगला कदम, माई अगला कदम .com संस्था के माध्यम से लाखों बच्चों को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग देता हूं। तो हम पहले जो काउंसलिंग के सेशंस होते थे 1-to-1 करते थे। इस कोरोना काल में हमने अलग अलग तरीके के वेबिनार्स के माध्यम से या जूम के माध्यम से काउंसलिंग के सेशंस को करना शुरू किया। अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करना है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो तब्दीलियां आपको कार्य करने के तरीके में करनी है वो भी आवश्यक है। देखिए, एक पूना में एक व्यक्ति है, वो जूम ऑन रेंट ऐसा व्यवसाय करते हैं, जूम ऑन रेंट। अब हम सबको जूम पे कार्यक्रम करना होता है, या वेबिनार वेबएक्स पे करना पड़ता है, या MS टीम पे, या किसी पे भी। तो ये सारी जो सेवाएं होती है, ये फ्री की सेवाएं बहुत कम समय के लिए रहती हैं, उसमें बहुत बंदिशें रहती हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको जूम पे एक कार्यक्रम करना है जिसमें कि 20-25 लोग आपको सुन सके, आपके साथ जुड़ सके, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के लिए या 45 मिनट के लिए कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो आपको पैसे दे के पैकेज लेना होता है। और जूम के पैकेज 15-16 हजार रुपए से शुरू होके 15-16 लाख रुपए तक जाते हैं। तो जो छोटा व्यवसायी होता है, उसको अगर 1 या 2 कार्यक्रम करने हैं तो उसके लिए 15,000 रुपए खर्च करना भी बहुत महंगा होता है। तो ये जो जूम ऑन रेंट है, एक व्यक्ति जो पैसे इन्वेस्ट कर सकता था, उसने जूम के लाइसेंस लेके रख लिए, और उसने लाइसेंस लेके, अगर आपको एक कार्यक्रम करना है तो उसने, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 1 घंटे का लाइसेंस देता हूँ, आप फिर 100 लोगों को बुलाइए, 1000 लोगों को बुलाइए और अपने ऑनलाइन कार्यक्रम करिए। अगर मन में चाह है और दिमाग थोड़ा सा इनोवेटिव चल सकता है, तो आप अपना स्वरोजगार का व्यवसाय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने सैनिटाइजर बनाना का गृह उद्योग भी शुरू किया, और फिर मास्क। आपने आजकल देखा होगा बाजार में अनेक तरीके के मास्क है, डिजाइनर मास्क है, और इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट वाले मास्क भी आजकल बिक रहे हैं कि उनके ऊपर मास्क लगा हुआ है, लेकिन मास्क के ऊपर किसी न किसी तरीके का एक विज्ञापन लगा हुआ है। सो डिजाइनर मास्क, एडवर्टीजमेंट मास्क, ये भी एक नए तरीके का व्यवसाय लोगों ने शुरू किया। स्वरोजगार की अगर अपन बात करते हैं तो एक जितने आजकल स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऑनलाइन की क्लासेस भी उतना फुल टाइम एंगेजमेंट नहीं होता है। तो उन टीचर्स के लिए मेरा एक सुझाव ये है कि आप, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे बैजूस है या उडेमी है, कोर्सेरा है, आप अगर थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसी संस्थाएं जिनको कंटेंट डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। आप थोड़ा सा सर्व करिए, सर्वे करिए, और छोटा सा एक लघु उद्योग आप भी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। अगर आपकी लेखनी अच्छी हो, आपका कंटेंट क्रिएशन का काम आपका अच्छा हो, तो आप इस तरीके के काम भी कर सकते हो। अब जैसे हमने भी अभी एक करियर काउंसलिंग बिगिनर्स टूल किट, इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया है। 21 सितंबर से हम उसकी पहली कड़ी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं जो आज
ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, उनको हम करियर काउंसलर बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शिक्षा पद्धति में देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 2023 से आप सबने एनईपी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो हमारी पूरी शिक्षा की पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाले हैं, तरीके बदल जाएँगे, उच्च शिक्षा के तरीके बदल जाएँगे और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की ओर, एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड कोर्सेज़ की ओर पूरा फोकस रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में एक अनुमान यह है कि हमारे देश में लगभग 30 लाख करियर काउंसलर्स की आवश्यकता होगी। 30 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है और आप अगर अपने आप को आज से ट्रेन कर लेते हो, अपडेट कर लेते हो, तो आज के डेट में भी करियर काउंसलर्स की बहुत आवश्यकता है और आने वाले समय में भी करियर काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पिछले जो 22 मार्च को जिस दिन हमने तालियां वगैरह बजाई थी, वो मेरा बर्थडे भी है। तो 22 मार्च के बाद से अभी तक देखते हो तो 3 ही तरीके के व्यवसाय हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसको हम सड़क कह सकते हैं। से सब्जी भाजी बेचने वाले, सब्जी फल बेचने वाले लोग, इनका काम अच्छा चला है, अनवरत चला है, इनका काम रुका नहीं है। द से दवाइयों का जो काम करते हैं या दवाइयों से जुड़ा हुआ जो भी व्यापार करते हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा चला है। और क से किराना, जो किराना ग्रोसरीज का जो लोग काम करते हैं, तो ये सड़क वाले जो लोग काम कर रहे हैं, वही सड़क पे नहीं आए, बाकी सबका हाल बहुत खराब हो गया है। तो अगर आप इसमें देखते हो तो ये जो तीनों काम हैं, इसमें एक इनहेरेंट फीलिंग है, क्यों ये काम इस 5-6 महीने में सबसे ज़्यादा चले हैं। मुझे याद है जब सबसे पहला लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में होगा, वो सुनने के तुरंत बाद मेरी श्रीमती जी ने मुझे झोला थमा दिया था और बोला था मोबाइल पे मैं लिस्ट भेज रही हूँ, तुरंत बगल की दुकान पे जाके ये सारा सामान लेके आओ। और मैं बड़ा फुर्ती से दौड़ते हुए गया, एकदम होशियारी से। बहुत गर्व हुआ कि हाँ, देखिए मेरी वाइफ कितनी अलर्ट है। लेकिन जब मैं वहाँ दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा पहले से 25 लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। तो हम तो बहुत पीछे थे उस मामले में। मुद्दा यह है कि सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो होती है इंसान का डर। इंसान का डर। तो ये जो तीनों काम है, ये डर वाले काम है। आपको बताऊं, हमारा तो देश फिर भी बहुत अच्छा है। यूएस में 22 मार्च के बाद से एक बिजनेस बहुत एक्सपांड हुआ है और वो है बंदूक बेचने का बिजनेस। मार्च महीने में ही अमेरिका में एक महीने में 20 लाख बंदूक के लाइसेंसेस बिके थे। तो डर से उपजे हुए जो व्यवसाय है, ऐसे कठिन परिस्थिति में बहुत फलते फूलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हमको भी खोजना चाहिए, सोच अपनी बड़ी रखनी चाहिए, सोच में इनोवेटिव और क्रिएटिव एलिमेंट डालना चाहिए कि किस तरीके का हम व्यवसाय करें। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, कुछ और बातें भी आपको बताता हूँ। देखिए, आने वाला जो समय है ना, वो गिग इकोनॉमी का समय। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो आप गूगल करके देखिएगा, GIG, गिग इकोनॉमी। ये इसका कोरोना से डायरेक्टली रिलेशन नहीं, क्योंकि ये गिग इकोनॉमी तो प्रवेश कर ही चुकी है हमारे देश में, विदेशों में पहले भी थी। गिग इकोनॉमी क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। देखिए, एक जमाने में नौकरी मतलब क्या होता था? नौकरी मतलब होता था गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद नौकरी का तात्पर्य बदला, नौकरी का तात्पर्य हुआ पब्लिक सेक्टर जॉब। फिर उसका तात्पर्य फिर बदला, वो हो गया प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब से हो गया आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के बाद से हो गया वो आउटसोर्स जॉब, और फिर आवरली जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटा 2 घंटे का। गिग इकोनॉमी का मतलब है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अगर आपने इंश्योरेंस में 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, या किसी भी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में है, प्रोडक्शन में है, अकाउंटेंसी में है, जिस भी क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस हो, आप कंपनीज के पास जा सकते हो और आप अपनी एक्सपर्टाइज, अपना प्रोफाइल लेके आप कह सकते हो कि आपका कितना काम है बताइए, मैं 25 दिन में रोज 2 घंटे आपको दूंगा और
आपका इतना काम मैं पूरा कर दूं। इस तरीके का कार्य करने का जो तरीका है उसको गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स कहते हैं। तो अगर मैं एक गिग वर्कर हूं तो मेरी जो स्किल्स है, मैं 3 4 5 जितनी कंपनीज पे मैं जाके इन्वेस्ट करना चाहता हूं उनको मैं अपना ऑफर दे सकता हूं। यानी कि एक व्यक्ति एक समय में अपनी स्किल्स को 3 4 5 या एक से ज्यादा कंपनीज में सेल कर सकता है और पैसे कमा सकता है। इसमें विन विन वाला मामला होता है, कंपनी भी खुश, उसको किसी एम्प्लॉय को फुल टाइम रखने की जरूरत नहीं, और वो बंदा भी खुश, वो किसी कंपनी से 100% कमिटेड नहीं है, वो चूंकि 3 4 5 कंपनी से कमिटेड रहता है तो उसकी आय भी बढ़ती है। और ये जो गिग वर्किंग पैटर्न है ये आज के डेट में स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन के आया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर हो, कोई स्किल है जो कि बहुत एलिमेंट्री और बेसिक भी हो सकता है, चाहे वो सेल्स स्किल ही क्यों ना हो, तो आप एज अ गिग वर्कर अलग अलग कंपनीज में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी सेल्स के लोगों की बहुत आवश्यकता है मेरी कंपनी में। अगर कोई व्यक्ति गिग वर्कर की तरह मुझसे जुड़ना चाहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको अपनी कंपनी में स्वरोजगार के अवसर, आपके लिए स्वरोजगार के अवसर निर्मित करके दे सकता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था कि भाई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इनका क्या दृष्टिकोण है कि ये कोरोना में कैसे अवसर होंगे रोजगार के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताया उन्होंने। कहा देखिए ये कोविड 19 है, कोविड 19 है, 1 और 9, बोले 1 होता है ए और 9 होता है आई। ए और आई मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भैया कोविड 19 जो है एआई का जमाना है, और वाकई सच है, हर चीज तो ऑनलाइन हो रही है, सारा आर्टिफिशियल जमाने की पैटर्न पे पूरा काम हो रहा है। चाहे आप एआई की बात करो, चाहे आप मशीन लैंग्वेज की बात करो, चाहे आप कोडिंग की बात करो, चाहे रोबोटिक्स, आने वाले समय में ये स्किल्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होने वाली है, यही स्किल सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। तो अगर आपको स्वरोजगार के अवसर निर्मित करने हैं खुद के लिए और उसमें सक्सेसफुल होना है, तो आपको इन स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, स्वरोजगार के कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप कार रखते हो और कार चलाना जानते हो, तो आपको कार का चक्का अगर पंचर हो जाए तो उसको ठीक करना आना चाहिए। वैसे ही अगर आप स्वरोजगार करना चाहते हो तो आपको इन स्किल्स की, ऑनलाइन स्किल्स की, इंटरनेट बेस्ड स्किल्स की, एआई की, मशीन लैंग्वेज की, इन सारी चीजों की बेसिक एलिमेंट्री चीजें, एलिमेंट्री नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि आप अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में जा रहे हो तो अपने आप को इन स्किल्स में अपडेट करिए। एक छोटा सा कोई कोर्स कर लीजिए, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो जाते हैं, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ जाता है, आप इस तरीके की स्किल्स को कर सकते हैं। देखिए एक आईआईएम अहमदाबाद की प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे बताया उनके बेटे की नौकरी चली गई। वो बेंगलोर में था, उनके बेटे की नौकरी चली गई ये कोरोना की वजह से। तो उसने अब एक अपना व्यवसाय शुरू किया और उस व्यवसाय का उसने नाम दिया, जो लोग कोई बेंगलोर के होंगे तो आपसे जानते होंगे, शायद बेंगलोर या हैदराबाद की, व्यवसाय का उसने नाम दिया व्हाट्सएप खिचड़ी। व्हाट्सएप खिचड़ी, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसको कुकिंग बहुत अच्छी लगती थी और उसने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के ऑर्डर लेने शुरू किए और अपनी कंपनी का कुछ नाम देना था तो व्हाट्सएप खिचड़ी ऐसा कॉन्सेप्ट है, और उसका काफी अच्छा चल गया। मतलब इतना अच्छा चल गया, जो आईआईएम की प्रोफेसर है वो मैडम ने बताया कि जितनी उसको सैलरी मिलती थी उससे दुगना तिगना तो वो इसमें रेवेन्यू कमाने लग गए। एक और नए तरीके का स्वरोजगार, देखिए व्हाट्सएप से ही आप खिचड़ी बेचने लग गए, व्हाट्सएप से बिरयानी बेचने लगे, सॉरी व्हाट्सएप बिरयानी नाम था, खिचड़ी नहीं, व्हाट्सएप बिरयानी नाम था। एक और नया व्यवसाय शुरू किया है लोगों ने, व्हाट्सएप ई कॉमर्स। उसमें क्या करते हैं कि मान लिया जाए आप सदर बाजार के आसपास रहते हो, तो आपने सदर बाजार का बिजनेस का एक जितने भी व्यवसायी हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, या अगर आप पंडरी मार्केट में है तो वहां के व्यवसायियों का एक ग्रुप बना लिया
और उनसे आपने डील कर ली कि भाई मैं आपको महीने भर में केसेस कस्टमर्स ला के दूंगा, और एक कुछ कोड वगैरह बना लिया, इस कोड को लेके जो भी आएगा उसको आप 5% डिस्काउंट दीजिएगा। और हर ऐसे व्यापारी से एक नॉमिनल फीस लेना उसने शुरू कर दिया। और ये बड़े बड़े शहरों में बहुत हो रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस एग्रीगेशन का काम लोग बात कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक किसी इलाके के जाइए, वहां के इस कॉन्सेप्ट को लेके जाइए, दुकानदारों से मिलिए, उनको बताइए कि भाई कोरोना का समय, वैसे भी कस्टमर नहीं आ रहे, मैं आपको डायरेक्टली कस्टमर ला के दूंगा, और मैं आपके और कस्टमर के बीच में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के वो कोऑर्डिनेशन करूंगा। कस्टमर को भी सुविधा होती है कि वो आपके माध्यम से आप उसकी रिक्वायरमेंट जो उस दुकानदार तक पहुंच जाती, क्योंकि हर दुकानदार ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन आप उसको ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। थोड़ी सी आप क्रिएटिविटी यूज करें, थोड़ा सा अपने आप सूझबूझ का प्रयोग करें। एक महिला है, उन्होंने काढ़ा बना के बेचने का काम शुरू कर दिया। योगा एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट आई है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र निकल के आया है जहां पे लोगों को बहुत आवश्यकता है, और आप स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर आपको इन सारे क्षेत्रों में मिल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए कि जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलेगी कि स्वरोजगार के किस तरीके से नए क्षेत्र निकाल सकते हैं और नए आइडियाज को आप जन्म दे सकते हो। दो तीन बातें अंत में और बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप उस आइडिया को लेके एक अपना स्वरोजगार का काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफल आप कब होंगे? आप सफल तब होंगे जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग सीख जाएंगे। जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग, आपने एक नया उद्योग बनाया, लेकिन जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो आपका सामान बिकेगा कैसे? जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने सामान को बेचना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, जो मैंने आपको अभी एआई वाली बात कही कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। ऑनलाइन का मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े ई कॉमर्स के व्यापारी बन जाए या ई कॉमर्स से जुड़ जाए, लेकिन आप कम से कम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे अपने समय को प्रोडक्टिवली यूज करके आपका जो भी व्यवसाय है उसको आप इन सारे माध्यम से लोगों तक ले जाने का आप पूरा प्रयास करिए और स्ट्रेटेजिकली जाइए। डेफिनेटली आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे इन सारी चीजों में। आपका कम्युनिकेशन, बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन, कि आप जो भी कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना है, लोगों तक आपको उसको बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूं और ये एक नया व्यवसाय मैंने शुरू किया है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम हो। आखिरी की दो और कहानियां, दो और छोटी छोटी बातें बताता हूं। एक इंदौर की एक महिला है, उन्होंने एक पूरनपोली का गृह उद्योग या घर की चीजों का गृह उद्योग किया, और उसका नाम उन्होंने रखा है आईची पूरनपोली। आईची पूरनपोली। देखिए, अगर आप फलाना स्वीट भंडार ऐसे नाम से कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों की नजरों में आने के लिए, अपने आप को आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट फील होने के लिए आपको अपना नाम भी अलग करना पड़ेगा, और नाम के हिसाब से आपको अपना काम भी करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप खिचड़ी या व्हाट्सएप बिरयानी, वैसे ही आईची पूरनपोली। और वैसे ही लास्ट एक मुझे लखनऊ के एक बंदे की कहानी याद आती है, जिसने बहुत सारे व्यवसाय किए और वो उसमें सफल नहीं हो पाया। स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बहुत सारे व्यवसाय किए। पहले एक काम किया, कुछ लोहे का काम किया, उसमें सफल नहीं हुआ। किसी ने बोला भाई तुम प्रॉपर्टी का काम करो, उसमें भी सफल नहीं हुआ। ऐसे दवाइयों का काम करो, उसमें भी सफल नहीं हुआ। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको सब लोग बुद्धू बोलने लगे, अरे ये तो बुद्धू है, कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन वो हौसले वाला लड़का था, तो उसने सोचा क्या किया जाए। उसको मीठा बहुत पसंद था, तो उसको किसी ने बोला कि भाई आप एक काम करते हैं कि
लड्डू की दुकान शुरू करते हैं। और फिर दुकान का नाम रखने की बात आई तो उनने नाम रख दिया बुद्धू के लड्डू। आप देखिएगा कभी लखनऊ जाएंगे तो बुद्धू के लड्डू बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। तो आप कौन सा काम करते हैं और अपने काम का क्या नाम रखते हैं, ये बहुत आवश्यक है। एक आखिरी में 1 मिनट और ले रहा हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी, हर कोई उनसे इंस्पायर होता है, मैं भी इंस्पायर होता हूँ। तो उनका एक वीडियो मैंने सुना था। एक जमाना ऐसा था जब वो हर तरीके से फ्लॉप हो गए थे। कुली के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई, काफी सारे कंपनियां लॉस में चली गई, बैंकरप्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिताजी के पास गया, श्री हरिवंश बच्चन जी के पास, और उनको पूछा कि पिताजी मैं हर तरीके से हार चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके पिताश्री ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम वो काम करो जो तुमको सबसे अच्छा लगता है और जो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो सिर्फ एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो बोले तुम एक्टिंग करो। फिर वो रवि चोपड़ा के पास गए और उनको जाके बोला कि मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे किसी फिल्म में रोल दे सकते हो। फिर चोपड़ा जी ने उनको बागबान में रोल दिया, और उसके बाद फिर वो यू टर्न वापिस ऊपर हुआ। और आज जानते हो कि श्री अमिताभ बच्चन जी कहाँ से कहाँ हैं, और इज सुपर डुपर सक्सेसफुल पर्सन। तो अंतिम मेरा एक सुझाव आप सबसे है कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो तो उसमें एक चीज ध्यान रखिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है आप सबसे अच्छा बात कर सकते हो तो आप ट्रेनिंग करिए। आपको लगता है सबसे अच्छा खाना बना सकते हो तो आप खाना बनाइए। आप अगर सबसे अच्छा जो भी कर सकते हैं, आपको जो चीज सबसे अच्छी लगती है वो काम करिए, और उस काम में अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए कोई एक अच्छा व्यवसाय निर्मित करिए। आप घर से ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, घर से लड्डू भी बेच सकते हैं, घर से काढ़ा भी बेच सकते हैं। मन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, कुछ करने का जोश होना चाहिए। स्वरोजगार के मैं कहता हूं अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन सफल हो जाएंगे। और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई हेल्प कर सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, तो मेरी क्षमताओं में मैं आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं डॉक्टर अजीत वर्वणकर इसी के साथ इस बात को समाप्त करता हूं। शायद थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, ट्रेनर हूं तो बोलने की आदत है, काफी सारी बातें बोलते रहता हूं। समय अवधि ज्यादा लेने के लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। महाराष्ट्र मंडल का श्री अजय काले जी का, चेतन दंडवते एवं महाराष्ट्र मंडल के सभी सदस्यों का जो उन्होंने मुझे ये अवसर यहाँ पे प्रदान किया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।